तो देख रहे हैं आप तस्वीरें, और ये तस्वीरें परेशान कर देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। अब सीधा आपको अजातिका के पास एक बार फिर से लेकर चलते हैं। उसी जगह पर वो मौजूद है जहां पर छात्र इस वक्त प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अजातिका, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके से पहले भी मामले सामने आते रहे। अभी कुछ दिन पहले एक छात्र की करंट लगने से मौत हो जाना, जिसका जिक्र अभी प्रोटेस्ट कर रहे छात्र भी कर रहे थे। उससे पहले आपको याद होगा मुखर्जी नगर में जब आग लग गई थी कोचिंग सेंटर में, और जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कुछ स्टूडेंट्स कूद गए थे। लापरवाही किसकी, जिम्मेदारी किसकी, और इसका खामियाजा इन छात्रों को, इन आम लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। अब ये जो छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से जहां पर वो पूरा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। सबसे पहले एस्टैब्लिश कर देते हैं, राव आईएएस स्टडी सर्कल आपको नजर आएगा, करोल बाग। उसके बाहर तैनाती देखिए, सीआरपीएफ पुलिस हो, महिला पुलिस बल, दिल्ली पुलिस बल। और अब बैरिकेड के उस पार की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर स्टूडेंट सुबह से ही बने हुए हैं। जिम्मेदारी किसकी, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदारी किसकी। सबसे पहली जिम्मेदारी इसी इंस्टीट्यूट के प्रशासन की बनती थी, सुरक्षा व्यवस्था की बनती थी। और ऐसे में जब पानी भरना शुरू हुआ, वक्त रहते उन स्टूडेंट्स ने जब जानकारी दी कि उनका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कटने की वजह से जब फिंगरप्रिंट काम नहीं किया तो उनका दरवाजा नहीं खुल पाया। उस दरवाजे को खोलने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। अगर वक्त रहते वो दरवाजा खुल जाता तो इतना फीट गहरा पानी, और उस पानी में इतने छात्र डूबकर नहीं मरते। सबसे पहली जिम्मेदारी उन्हीं की थी। साथ ही साथ उन लोगों ने, प्रशासन ने पुलिस को क्यों वक्त रहते बताया नहीं। अगर पुलिस को भी वक्त रहते जानकारी दी जाती तो एनडीआरएफ का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे शुरू होने में ज्यादा वक्त मिल पाता, उन्हें दरवाजा खोलने में, स्टूडेंट्स तक पहुंचने में और पूरा प्रोसेस शुरू करने में आसानी हो पाती, उन्हें सहूलियत हो पाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है, ये सबसे पहली लापरवाही से शुरू हुई है, जो कि इस आईएएस इंस्टीट्यूट की लापरवाही थी। स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको बैरिकेड के उस पार नजर आएंगे, मीडिया को इस तरफ कर दिया है, वही स्टूडेंट्स को उस तरफ कर दिया है। और इस तरफ जो आपको सीआरपीएफ, महिला पुलिस बल है वो दिखाई देंगे, आरएएफ दिखाई देंगे, और स्टूडेंट्स काफी दूरी पर आपको मीडिया से दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स का आक्रोश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन एबीपी न्यूज आपको वो दिखाएगा जायज सवाल और वो आक्रोश भी, चाहे हमें दूर से ही क्यों ना दिखाना पड़े तस्वीरों के जरिए, चाहे हम आपको सिर्फ वो पोस्टर्स पढ़कर दिखाएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स में कितना आक्रोश है। और क्यों ना हो आक्रोश जब उनका साथी, वो साथी जो भरपूर मेहनत कर रहा था, जिसका प्रीलिम्स का एग्जाम निकल गया था, जो मेंस की तैयारी कर रहा था, हो सकता है अब कुछ दिनों में आईएएस का एग्जाम भी वो निकाल लेता, लेकिन उसे इस तरह से दो चार होना पड़ा। उसके परिवार के सामने आज दुखों का पहाड़ टूट गया। और ये कोई इकलौता परिवार नहीं है, ऐसा परिवार एक हफ्ते पहले ही हमने देखा था जहां स्टूडेंट नजर आया था, उसकी इलेक्ट्रिसिटी लगने से मौत हुई थी। और ऐसे में ये लाइन से आपको आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाई देंगे। इसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो बहुत मोटी भारी फीस लेते हैं स्टूडेंट से, खुद भी वो बहुत मोटी सैलरी उठाते हैं। लेकिन ऐसे में जब उनके स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके छात्रों के ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया है, वो तमाम छात्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सड़क पर आ गए हैं, तो ऐसे में वो टीचर्स कहाँ हैं? क्यों वो सॉलिडारिटी में यहाँ पर हमें नजर नहीं आए? क्यों जो ज्यादातर ऐसे टीचर्स हैं वो सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं इंस्पायर करने के, हमें स्पीच देते हुए, भाषण देते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर नजर नहीं आते जब स्टूडेंट्स को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में बहुत ज्यादा लचर व्यवस्था ना सिर्फ एक जगह से दिखाई दे रही है, वो अलग अलग पहलू से, अलग अलग द्वार पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये छात्रों का गुस्सा, आक्रोश आखिर क्यों है, क्योंकि पहला हादसा नहीं है। इस तरीके के हादसे बार बार पेश आते हैं और यही सवाल कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दीपक के पास एक बार फिर से दर्शकों को लेकर चलेंगे। दीपक, आप अभी जिस अस्पताल में मौजूद हैं वहां पर ये बताइए कि क्या इस हादसे का शिकार कोई भी स्टूडेंट वहां पर अभी फिलहाल एडमिट है या सब डिस्चार्ज हो चुके हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह कि जब यह हादसा हुआ उसके कितनी देर के बाद इन स्टूडेंट्स को इस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया था? देखिए, काफ़ी दर्दनाक हादसा था। तस्वीरें सबने देखी हैं कि किस तरीके से बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, और उसके बाद काफ़ी देर बाद मदद पहुंची। शायद ये मदद थोड़ी पहले पहुंच जाती
तो कोई भी इस तरीके से अपनी जान न गंवाता। सीधे तौर पर जब 7 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को कॉल गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची करीबन 30 से 40 मिनट बाद। उसके बाद पुलिस की गाड़ियां पहुंची, वहां पर तमाम लोग पहुंचे। जब पता चला कि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा होने वाला है तो करीबन एनडीआरएफ की 3 से 4 टुकड़ियों को लगाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मशक्क़त क्यों करनी पड़ी उसको समझिए। मशक्क़त इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 2 बेसमेंट बनाए गए थे। दोनों बेसमेंट में जगह इतना स्पेस इतना कम था कि वहाँ आसानी से आदमी निकल नहीं सकता है। पानी भर जाए, सपोज कीजिए स्मोक भी अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता तो भी दम घुटने से कई लोगों की मौत हो जाती। आग लगने के इंसिडेंट जब होते हैं तब भी इसी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है क्योंकि वो निकल नहीं पाते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो बताई जा रही है, एक दरवाज़ा था, एक ही दरवाज़ा था जिससे आदमी बाहर आ सकता था। अब आप सोचिए कि जहाँ पर 40-50 लोग एक साथ हों और एकदम से आफत उनके ऊपर टूट पड़े तो जब वो उस दरवाजे की तरफ भागेंगे तो कितने लोग एक बारी में निकल पाएंगे, किस तरह की भगदड़ होगी। और आप ये भी समझिए कि बायोमेट्रिक डोर बनाया गया था, जब लाइट ऑफ कर दी तो वो डोर खुल पाया होगा, नहीं खुल पाया। और ये तमाम तरह की लापरवाही रही जिसकी वजह से इन छात्रों की जान चली गई। आपका शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए दीपक अजाती का, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।